बिल्कुल, देखिए ये इंडिया टीवी की स्क्रीन पर हमने पूरा इंतजाम किया है ताकि आप बिहार का एक एक नतीजा समझ सकें, आपकी सीट का नतीजा आपके सामने आ सके। कुछ ही देर बाद जब रुझान आने शुरू होंगे तो ये जो 0-0 वाला आंकड़ा है ये 1, 2, 3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है। जो ओवरऑल टैली है वो स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं, जहां एनडीए को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, महागठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही हैं, जनसुराज कितनी सीटों पर अपनी मजबूती दिखाता है, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये आपके सामने है। तो स्क्रीन के ठीक ऊपर पार्टी वाइज आंकड़ा आपके सामने होगा, जेडीयू के क्या आंकड़ा कितना होगा, बीजेपी का आंकड़ा कितना होगा, एलजेपीआर, हम, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, जनसुराज और एआईएमआईएम कितनी सीटों पर अपना प्रभाव दिखा पाती है, ये कुछ ही देर में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और आपके अपने स्क्रीन के बाएं तरफ आपको हॉट सीट दिखाई देंगी, वो सीटें जिस पर सबकी निगाहें हैं, चाहे वो बाहुबली अनंत सिंह की सीट हो या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सीट हो, हर सीट पर जहां हॉट सीट है अलग से दिखाई देगी। इतना ही नहीं, स्क्रीन के दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा लोकसभा वाइज कितनी सीटें किस लोकसभा में आती हैं और वो सीट कहां किसको आ रही है, आपको कलर कोडेड स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। नीचे आप स्क्रीन पर जहां गठबंधन देख रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन, वहां पर आपको आंकड़ों के अलावा कितना गेन या कितना लॉस है वो भी दिखाई देगा। इंडिया टीवी की पूरी कोशिश है कि आपको हर सीट का हर वो आंकड़ा स्क्रीन पर दिखाई दे जो आप तुरंत जानना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे सभी सहयोगी मतदान केंद्रों से जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ खुद रजत जी भी मौजूद होंगे यहां चुनावों के नतीजों के विश्लेषण को लेकर, यानी चुनाव अंक गणित का सबसे विश्वसनीय चेहरा गिनती के साथ हमारे साथ शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम तैयारी इस वक्त हमने की है और ये तैयारी इस वजह से की है ताकि आपको एक एक आंकड़ा समझा सके और पीछे स्क्रीन पर पवन हमें दिखाएंगे आपको कि स्क्रीन पर लेकर चलते हैं किस तरीके से हमारी जो तैयारी है उसमें आप देखेंगे हमने जिलेवार इसको सजाया है। यहां अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, झांझपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कुल मिलाकर 38 के 38 जिले आपको इस तरीके से इस वॉल पर सेग्रीगेटेड दिखाई देंगे। और उसके अंदर कौन सी सीटें, सारण में मंढोरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, महाराजगंज, गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, इस तरीके से 243 सीटों का पूरा आंकड़ा आपको यहां दिखाई देगा। और जिस पार्टी के हिस्से में जो सीट जाएगी वो रंग आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहला रुझान आते ही इन खांचों में रंग भरना शुरू होगा और आप हर सीट का आकलन देख पाएंगे। बिहार में पूरी तस्वीर क्या होगी, इस तरह से इंफोग्राफिक्स आएंगे आपको दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी, इधर हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं नीतीश, जनसुराज और अन्य। 243 शून्य का आंकड़ा फिलहाल है, लेकिन ये आंकड़ा अब से कुछ देर बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, ये रुझान आने शुरू होंगे तो आपको ये अंक गणित मीटर की तरह चलता हुआ दिखाई देगा। सबसे तेज नतीजों के लिए हमने एक पूरी विस्तृत टीम तैयार की है। वो टीम हर आंकड़े, हर रुझान, हर इंफॉर्मेशन पर नजर गड़ाए हुए है और जैसे ही कोई नजर नई इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहां स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। सामने अगर आप स्क्रीन दिखाई देंगे तो पूरे बिहार की तस्वीर खांचा आपको वहां दिखाई देगा। कुल मिलाकर बिहार के इस चुनाव में जो एग्जिट पोल हुए हैं उन्होंने बहुत खास तस्वीर, एक तरफा तस्वीर बनाई है। वो ये है कि एनडीए के पक्ष में नतीजे और रुझान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज वो दिन है जहां परीक्षा होगी इन एग्जिट पोल की भी और इन दावों की भी। क्या तेजस्वी का दावा कि 18 नवंबर को मैं शपथ लेने वाला हूं यह सच होगा, या फिर नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा रिपीट होगा? ऐसे में सबकी निगाहें आज के दिन पर हैं और ये चुनावी नतीजे सिर्फ बिहार ही नहीं, केंद्र की दशा और दिशा भी तय करने का मद्दा रखते हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पवन। इंडिया टीवी पर सबसे तेज नतीजे ही नहीं बल्कि सबसे सटीक विश्लेषण आप देखेंगे। एक एक सीट का विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार का सुशासन वाला मुद्दा चला है या तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, वो वाला मुद्दा चला है। जनसुराज ने अगर पलायन का मुद्दा उछाला तो वो पलायन का मुद्दा जनता के बीच में कितना गया है। जिस महिला वोटर्स की बात की जा रही है, आधी आबादी की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में आधी आबादी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती है, इनका जो टर्नआउट है वो सबसे ज्यादा रहता है। ये आधी आबादी क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहेगी? क्या तमाम जातियों और धर्मों से अलग हटकर ये जो बिहार में जाति से हटकर अलग ये जो महिला वोटर्स हैं ये नीतीश के साथ रहेंगे, या इसमें से तेजस्वी यादव कुछ जो वोट है वो अपनी तरफ खींच पाते हैं? ये देखना वाकई में दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही पवन बिहार में थे और जब हम बिहार में जनता के बीच में जा रहे थे तो दो बातें हैं जो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही थी। एक तो ये, या तो आप जंगल राज के साथ हैं, बीजेपी या जंगल राज वाली बात क्यों करती है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर जनता के मन को टटोलने की कोशिश मैंने की तो ये जंगल राज वाला मुद्दा इंटैक्ट नजर आया। और पूरे चुनावों में पवन तेजस्वी यादव अपने आप से इस टैग को हटा नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, रोजगार का मुद्दा लेकर आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, युवाओं के बीच में गए, महिलाओं को भी रिझाने की कोशिश की, लेकिन जंगल राज वाला एक ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी यादव के साथ इंटैक्ट नजर आया। बिल्कुल, सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8 बजते ही आपको रुझान मिलने आएंगे। 243 सीटों के नतीजे यहां आपको नजर आएंगे। 2020 के मुकाबले 2025 का चुनाव एक अलग अंदाज में इसलिए भी है क्योंकि दोनों गठबंधनों की शक्ल और सूरत बदली है। जो पिछली बार मोदी के हनुमान बनकर एलजेपी अलग लड़ती हुई नजर आई थी, अब की बार एनडीए के साथ है। 23 लाख वोट एलजेपी को 2020 के चुनाव में मिले थे, तो क्या एलजेपी अपने वोट एनडीए में वापस शिफ्ट करा पाएगी? वहीं मुकेश साहनी वीआईपी के नेता हैं, अब की बार उप मुख्यमंत्री के चेहरे का दावा करते हुए मैदान में उतरे और अब की बार वो महागठबंधन में नजर आए हैं। यहां तेजस्वी यादव की तरफ से भी अपने एमवाई समीकरण को फैलाव देने की कोशिशें यहां पर दिखाई दी गई। 22 कुशवाहा उम्मीदवारों को आरजेडी की तरफ से उतारा गया। यहां गुप्ता जी की आईपी पार्टी को भी शामिल किया गया और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को भी शामिल किया गया। कोशिश ये कि एमवाई के दायरे को बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा जो अब की बार का फैक्टर है, प्रशांत किशोर, जिन्होंने हेडलाइंस तो खूब बनाई, बयान तो खूब दिए, निशाने पर सभी नेताओं को लिया, लेकिन सवाल यह है कि जिस पलायन के मुद्दे की गूंज अब की बार के चुनाव में दिखाई दी, क्या वो प्रशांत किशोर के लिए कुछ कमाल कर पाते हैं? और जो प्रशांत किशोर की बंद मुट्ठी है वो अगर खुलेगी तो कितने परसेंट, कितने फीसदी वोटों के साथ खुलेगी, उस पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, आपने गठबंधन का जिक्र कर ही दिया है। अगर पवन, तो गठबंधन के स्वरूप की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर थीं कि क्या जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। तो जब सीटों का बंटवारा हुआ तो खूब चर्चा हुई कि 101 पर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। 29 सीटें एलजेपीआर को मिल रही हैं, 6 सीटों पर एचएएम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। उस वक्त काफी रसाकसी की खबरें सामने आई थी, लेकिन फाइनली जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर दो भाइयों या दो दोस्तों की जोड़ी बनकर उतरी थी जमीन पर। अब जो मैंडेट है वो ये तय करेगा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है। क्या जेडीयू नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है? क्या बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा कम होगा या बीजेपी इसमें इजाफा करेगी? क्या पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आरजेडी उभरी थी, तेजस्वी यादव अभी तक इसे अपनी उपलब्धि बताते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव इसमें कुछ प्लस कर पाएंगे? यहां उन्हें नुकसान होगा। सबसे कमजोर प्लेयर इन दोनों ही गठबंधनों का कौन होगा? एनडीए में चिराग पासवान जो अपने स्ट्राइक रेट का जिक्र करते रहते हैं, क्या अपने स्ट्राइक रेट को वो मेंटेन कर पाएंगे? 29 सीटें उन्हें दी गई, 2 सीटें सिर्फ ऐसी हैं जो जीती हुई सीटें हैं, बाकी 27 सीटें हारी हुई सीटें हैं। अब उन 27 सीटों में से कितनी सीटें हैं जो एलजेपीआर एनडीए के खाते में लेकर आएगी? महागठबंधन की बात करें तो वीआईपी साथ आ तो गई, लेकिन क्या वोट शेयर जो है वो हो पाएगा? क्या वोटों में जो सेंधमारी है वो हो पाएगी? ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा पवन। और दिलचस्प बात यह भी है कि महागठबंधन की अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो जहां एनडीए के पास एक क्लियर सीट शेयरिंग था, 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे, जिसे फ्रेंडली फाइट का नाम महागठबंधन की ओर से दिया गया, लेकिन चुनाव में
फ्रेंडली फाइट कोई नहीं होती, वोट एक होता है, चुनाव एक का करना होता है। ये फ्रेंडली फाइट क्या इस चुनाव में महागठबंधन के लिए डेडली फाइट होगी, क्योंकि 12 सीटें बहुत मायने रखती हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के पहले खुद वीआईपी के मुकेश साहनी को अपने भाई संतोष साहनी को पीछे खींचना पड़ा था, जिसका असर यहां मछुआरा वोटरों पर, जो साहनी समाज है, उस पर पड़ते हुए दिखाई दिया। कांग्रेस की सीटें पिछली बार 70 सीटें थी, 19 जीत पाई थी, तो स्ट्राइक रेट का जिक्र वहां भी था। लेकिन अब की बार कांग्रेस की सीटें घटाई गई, 50 के आसपास सीटें कांग्रेस के पास है। तो क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे के साथ तेजस्वी को रथ पर लेकर निकले तो थे, लेकिन उसके बाद 45 दिन तक उस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं रहा। और अब की बार इन चुनावों में वोट चोरी कोई मुद्दा जमीन पर दिखाई नहीं दिया। यह देखना होगा कि जब आज रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो वो रुझान और नतीजे तय करेंगे कि वोट चोरी का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। एक और प्लेयर है AIMIM, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आए, अकलियत की बात करते हैं और मुस्लिम बहुल किशनगंज और पूर्णिया वाली सीमांचल की बेल्ट में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। लगातार उनकी तरफ से महागठबंधन को अनुरोध किया जाता रहा कि आप हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन यहां तेजस्वी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पर एक्सट्रीमिस्ट होने का आरोप तेजस्वी की तरफ से लगाया गया था। तो ऐसे में पिछली बार 5 सीटें जीतने वाला AIMIM अब की बार क्या करेगा? और खास तौर पर तब जब वक्फ के नाम पर सारे मुस्लिम यहां एकजुट दिखाई देते हैं महागठबंधन के पीछे। ऐसे में AIMIM की क्या स्थिति इसमें रहने वाली है, उस अन्य पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे ऊपर स्क्रीन के आपको दिखाई देगा किस तरीके से आपको दिखाई देगी JDU, BJP, यहां आपको LJP दिखाई देगी और लगातार सभी पार्टियों के यहां डिटेल्स दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज उस रात की सुबह होने वाली है। कुछ देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे काउंटिंग सेंटर से जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, डेटा हमारे साथ होगा और आपके सामने होगी बिहार चुनाव नतीजों की एग्जैक्ट और क्लियर पिक्चर। अब देखिए, आप सीटों के बंटवारे की बात करेंगे तो कांग्रेस 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस ग्राउंड पर कितना है, क्या कांग्रेस कितना नीचे जाएगी ये देखना है। कांग्रेस क्या LJP-R से उसका कंपटीशन रहेगा, HM से उसका कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी तो नजर आ रही है JDU, RJD और BJP। ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टी रहेंगी, तो क्या चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस बनेगी? क्या LJP-R से उसका कॉम्पिटिशन होगा? ये देख लेना, वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में ना कोई लहर नजर आई। इस चुनाव की अगर बात करें तो ना यहां पर कोई लहर नजर आई है। इस चुनाव की बात करें तो बहुत कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया है। रोजगार का मुद्दा उछालने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, लेकिन अपने कोर वोट बैंक के अलावा ये वाला मुद्दा तेजस्वी यादव बाकी कितने लोगों में लेकर गए हैं, बाकी कितने आप कह सकते हैं कि वर्गों में लेकर गए, ये देखना दिलचस्प है। और बिहार के चुनावों के बारे में कहा जाता है कि बिहार के चुनाव जातियों से इतर होकर नहीं देखे जाते। तो जिसका जो इंटैक्ट वोटर है, क्या वो इंटैक्ट वोटर उसके साथ रहा? भूमियार कहां पर जा रहे हैं, राजपूत कहां पर जा रहे हैं, यादव कहां पर जा रहे हैं, या मुस्लिम कहां पर जा रहे हैं, धानुक कहां पर जा रहे हैं, EBC वोटर्स कहां पर जा रहे हैं, कोयरी कुशवाहा कहां पर जा रहे हैं, ये अब देख लेना वाकई में दिलचस्प होगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। शुरुआती रुझान में आने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद सभी आंकड़े खुल जाएंगे। लेकिन जहां तक आप जातियों की बात कर रहे हैं तो एक बात जो स्पष्ट दिखाई दी, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, रोजगार के मुद्दे का जिक्र है, लेकिन जैसे ही पूछा जाए कि आपने पिछली बार वोट कहां दिया था, तो जवाब आता है कि RJD को दिया था, महागठबंधन को दिया था। और जैसे ही पूछा जाता है कि आप अब की बार कहां दे रहे हैं, तो RJD में दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो रोजगार की बात पर हामी मिलाते नजर आ रहे हैं वो RJD के वोटर थे, RJD के वोटर हैं। और जो विकास के नाम पर बातचीत करते हैं वो BJP और JDU के वोटर हैं और वो भी वहीं आपको नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर
जमीन पर जातीय गोलबंदी नहीं टूट पाई है और यही वजह है कि जन स्वराज जो कि जातियों को छोड़कर अब की बार मैदान में उतरी, कहा कि जातियां नहीं, हम अलग बात करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ठीक है पवन, जातियों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इन जातियों का इन सीटों पर क्या असर पड़ेगा? अभी ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल सफेद आपको नजर आ रही है, लेकिन ये सफेद स्क्रीन अपना रंग बदलेगी, और रंग बदलेगी सीटों के हिसाब से, रंग बदलेगी कैंडिडेट्स के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से। अभी आप मधुबनी की जितनी सीटें देख रहे हैं, झंझारपुर की जितनी सीटें देख रहे हैं, सुपौल की जितनी सीटें देख रहे हैं, या अररिया, किशनगंज, और यहाँ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की बात करें, या वाल्मीकि नगर की बात करें, शिवहर, सीतामढ़ी की बात करें, ये जितनी भी सीटें हैं यहां पर रंग बदलना शुरू हो जाएगा। अब कौन से जिले में कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखती है, यह देखना वाकई में दिलचस्प है। महाराजगंज में क्या होगा, सारण में क्या होगा, सिवान में क्या होगा, गोपालगंज में क्या होगा, वैशाली में क्या होगा, मुजफ्फरपुर में क्या होगा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में क्या होगा, यह देख लेना वाकई में दिलचस्प है। सिवान की अगर बात करें तो सिवान शहाबुद्दीन की वजह से चर्चाओं में रहा करता था, और इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने रघुनाथपुर से टिकट दिया। ओसामा शहाब को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ चुनाव किया और कई बार वो सिवान गए, तो क्या सिवान में कुछ बदलने जा रहा है, यह देखना दिलचस्प है। मुंगेर, जहां से वीवीआईपी कैंडिडेट्स आते हैं, क्योंकि यहीं से दोनों डिप्टी सीएम की सीट पड़ती है, चाहे लखीसराय की बात करें, चाहे हम तारापुर की बात करें, और यहीं पर मोकामा पड़ती है जहां अनंत सिंह का नाम काफी चर्चाओं में रहा। एक घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, उसके बाद यह कहा गया कि क्या जातियों की गोलबंदी हो जाएगी, तो मोकामा में क्या अनंत सिंह जीत पाएंगे या वीणा देवी उनको कड़ी चुनौती देंगी, यह देखना दिलचस्प है। तारापुर में सम्राट चौधरी कितने मार्जिन से जीत हासिल कर पाते हैं। लखीसराय, जहां मतदान के दौरान हिंसा हो गई थी, भाई आमने सामने प्रत्याशी आ गए थे और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था कि प्रशासन यहां पर मदद नहीं कर रहा है, यहां के जो एसपी हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं। उस लखीसराय सीट पर क्या होगा, बाढ़ में क्या होगा, जो मोकामा से लगी हुई सीट है, यहां पर इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया था, राजपूत बाहुल्य सीट है बाढ़, तो बाढ़ में क्या होगा, भूमियार बाहुल्य सीट मोकामा में क्या होगा, लखीसराय, सूर्यागढ़, जमालपुर, इन सब में क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद जो रंग हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वहीं बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में बछवाड़ा सीट चर्चाओं में थी, क्योंकि यहां फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही थी। यहां फ्रेंडली फाइट थी जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने थे। कांग्रेस ने गरीबदास को मैदान में उतारा था, तो लेफ्ट ने अवधेश राय को मैदान में उतार दिया था। ये जो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं, यहां किसका नुकसान होगा, क्या दो दोस्तों की लड़ाई में जो तीसरा है वो फायदा उठा लेगा, यह देखना दिलचस्प है। समस्तीपुर की अगर बात करें तो हायाघाट, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, रोसड़ा, इन तमाम सीटों पर क्या होने जा रहा है। मिथिलांचल में इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि मिथिलांचल में एनडीए का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, वहां की समीकरण अगर देखें तो एनडीए को सबसे ज्यादा सूट करते हैं। क्या मिथिलांचल में इस बार तेजस्वी सेंधमारी करेंगे, यह देखना दिलचस्प है। हाजीपुर की अगर बात करें तो हाजीपुर, लालगंज, महुआ, लालगंज चूंकि बाहुबली वाली सीट है, यहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतारा है, आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं, भूमिहार जाति से आती हैं, तो क्या भूमिहार जाति यहां बटेगी और इसका सीधा सीधा फायदा मुन्ना शुक्ला की बेटी को होगा, यह देख लेना वाकई में दिलचस्प होगा। पवन, तो जिस तरीके से प्राची बता रही थी, एक एक सीट, एक एक रुझान और एक एक चेहरे पर हमारी नजर होगी। हर आंकड़ा यहां पर आपको सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाई देगा। उस आंकड़े का मतलब क्या है, विश्लेषण क्या है, और वो अगर सीट शिफ्ट हो रही है तो आपको नीचे स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर चलती हुई दिखाई देगी। यानी बिहार के चुनाव में मुद्दा हावी रहा, नेता का चेहरा हावी रहा, या फिर कोई और मुद्दा या जाति हावी रही, ये सब आज स्पष्ट हो जाएगा। सभी चुनावी विश्लेषकों का विश्लेषण एक तरफ और बिहार के मतदाता की उंगली पर लगी हुई शाही एक तरफ। मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है और आज उसी फैसले का दिन है। जी हाँ, काउंटिंग डे है आज, और अब से कुछ ही देर में जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और ये पता चलेगा कि अब की बार बिहार किसका होने जा रहा है। इस बार कड़ी फाइट देखने के लिए मिल रही है, एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए है, और चुनाव से पहले ही अपनी अपनी जीत का वादा दावा करते हुए सभी दल नजर आए हैं। कई जगहों पर तो लड्डू भी बन गए हैं, लेकिन जीत का लड्डू कौन खाने वाला है ये अब से कुछ देर में आने वाले नतीजे बताएंगे। बिल्कुल, बिहार चुनाव के लिए इंडिया टीवी की टीम ने भी बड़े स्तर पर तैयारी की है। अब से कुछ देर बाद जब रुझान और परिणाम आने लगेंगे तो आप जरा
स्क्रीन को निहार लीजिए किस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर हर पार्टी का आंकड़ा दिखाई देगा। जो अभी 0-0 है, हर किसी की कोशिश है इस 0 को जादुई आंकड़े के पार लेके जाएं। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और हम की सीट बदलती रहेंगी। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और जन स्वराज और एआईएमआईएम, ये सारी पार्टियां आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी। बाएं ओर अगर आप देखेंगे तो आपको लोकसभा जिले वाइज और उसके तहत आने वाली विधानसभा सीटों का पूरा आंकड़ा दिखाई देगा। नीचे आप जो 243 देख रहे हैं बटा 0, अब ये 0 का आंकड़ा जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी बदलना शुरू हो जाएगा। उसमें आप एनडीए, महागठबंधन, जन स्वराज और अन्य को देख पाएंगे। इसके अलावा दूसरे कोने में आपको हॉट सीट दिखाई देगी, वो सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी की टीम ने हर आंकड़े, हर रुझान, हर मत को सही से रिफ्लेक्ट करने के लिए यह पूरी तैयारी की है। हमारी टीम मतदान केंद्र पर मौजूद है, एक बहुत बड़ी टीम यहां न्यूज रूम में काम कर रही है और न्यूज जगत के सबसे विश्वसनीय चेहरे रजत जी भी हमारे साथ कुछ देर बाद होंगे, जो इन आंकड़ों का एनालिसिस करते हुए आपको नजर आएंगे। अब की बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से महागठबंधन बनाया गया, तो एनडीए ने भी एक बार अपने साथ सहयोगियों को रिकैलिब्रेट किया है, यानी 2020 के मुकाबले 2025 में सहयोगी दलों की तस्वीर बदली है। रोमिता, साथी बदले हैं, परिणाम बदलेंगे कि नहीं? जी हाँ, देखिए परिणाम अगर बदलते हैं तो किसके लिए खुशखबरी होगी ये भी जरूर देखना होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो कोई किसी और के साथ था, लेकिन अब किसी और के साथ पहुंच गया है। और जब पाला बदला है तो ये क्या पाला बदलने के बाद आंकड़े भी बदल जाएंगे, क्योंकि सारी लड़ाई आंकड़ों को लेकर है। आंकड़े ही ये तय करेंगे कि आखिर जीत किसकी होगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर चेहरे जो है बहुत तेजी से बदले हैं और आंकड़े भी उतनी तेजी से अगर बदलते हैं तो जीत का पैमाना बड़ा हो जाएगा। तो एक बड़ी तैयारी हमने की है और ग्राउंड जीरो से भी लगातार इंडिया टीवी आपको हर रिपोर्ट दिखाता रहा है, ये बताता रहा है कि जनता इस बार क्या सोच रही है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। लेकिन अब फैसले का दिन आ चुका है, फैसला इस बात का कि बिहार आखिर किसका होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है, बिहार की जनता ने वो कौन से मुद्दे चुने हैं जिसको लेकर वो नई सरकार को चुनने जा रहे हैं। देखिए दावे और वादे किए गए, लेकिन अब ईवीएम में कैद हो गई है उम्मीदवारों की किस्मत, और जब ये पिटारा खुलेगा तब ये पता चलेगा कि जनता के मन में कौन घर कर पाया है, किसके वादों की गूंज लोगों को सुनाई दी है और किसके वादों पर जनता ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया है। तो जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चलने लगेगा। लेकिन इस बीच आप लगातार इस स्क्रीन को देखते रहिए, क्योंकि ये स्क्रीन आपको बताएगी कि आखिर बिहार में क्या कुछ हो रहा है। अगर आप बिहार जा नहीं पाए, कभी गए नहीं हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन से इलाके में कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, तो बस आपको सीट को देखते रहना है। बिल्कुल सीट को देखते रहना। आपको जरा लेकर चलते हैं अपनी वॉल पर। हमारी जो वॉल है वो ये मैजिकल वॉल जिसे आप कह सकते हैं, यहां पर आपको लगातार वो रुझान, वो नतीजे, वो इंफोग्राफिक्स मिलेगा जिससे आप बिहार के नतीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर इसको देखें आप तो इस तरीके से हमने हर जिले की विधानसभाओं को कतारबंद किया है। किशनगंज से बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचरधामन, आमौर और बैसी, अररिया में नरपतगंज, रानीगंज, फाबेसगंज, इस तरीके से हर सीट यानी 243 सीट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे इन सीटों में रंग भरते हुए आपको दिखाई देंगे और इस वॉल को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कौन किस रुझान में आगे चल रहा है। इस तरीके से हम क्रमवार बता पाएंगे आपको कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। यानी आपके इलाके की हर सीट, हर इंफोग्राफिक यहां आपको इंडिया टीवी पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, अब की बार मुद्दों की बहुत बात हुई थी, तो मुद्दों पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि आखिर कौन से मुद्दे चले हैं और कौन से नहीं चले हैं। तेजस्वी लगातार रोजगार की बातें करते रहे। तेजस्वी ने यहां तक कहा कि हर घर में सरकारी रोजगार होगा और रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन देखना होगा कि तेजस्वी के जिस वादे पर शंका की जा रही है, विपक्ष कह रहा है यह संभव नहीं है, क्या उस वादे को तेजस्वी लेकर चुनाव में बेहतर कर पाएंगे?
ईवीएम आज तय करेगी कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला क्या है, लेकिन ईवीएम यह भी तय करेगी कि एग्जिट पोल का क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि 12 से 13 एग्जिट पोल हुए, लेकिन सभी एग्जिट पोल एनडीए की तरफ इशारा कर रहे हैं। मिनिमम 130 से लेकर 170 167 तक का आंकड़ा एग्जिट पोल दे रहे हैं, जिसमें आरजेडी भले ही आगे दिखाई दे रही हो सीटों के मामले में, लेकिन गठबंधन के मामले में एनडीए स्पष्ट तौर पर आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि आरजेडी इन वादों को नकार चुकी है। वहीं नीतीश और एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो नीतीश कुमार का जो चेहरा महिलाओं के लिए खास रहा है, वो एक स्पेशल अपील वाला चेहरा रहा है। आइए आपको फिर जरा एलईडी पर लेकर चलते हैं कि किस तरीके से हम एक और आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। बिहार की ऐसी तस्वीर जिसमें आपको दिखाई देगा कि कौन सा चेहरा किस बात पर। गंगा के किनारे खड़े हुए नेताओं के इन आंकड़ों को देखिए जरा। सबसे पहले आपको एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही है कि नीतीश की अगुवाई में चेहरा हो रहा है। तो यहां एनडीए आपको दिखाई दे रहा है। तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है, तेजस्वी प्रण कहकर उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लॉन्च किया, वो होंगे जन स्वराज। अब की बार के चुनाव की बंद मुट्ठी। आखिर जन स्वराज के पलायन के मुद्दे की गूंज तो बहुत सुनाई दी, लेकिन मतदान केंद्र पर वो कतार नहीं दिखाई दी। और अन्य भी आपको दिखाएंगे। अगला इंफोग्राफिक होगा नालंदा के बैकग्राउंड में कि आपको आंकड़े दिखाई देंगे महागठबंधन को कितने। 243 में जो आप शून्य देख रहे हैं, जैसे ही अब से कुछ देर बाद 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो ये आंकड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बिहार की पूरी तस्वीर नालंदा की इस बैकग्राउंड के सामने आपके सामने होगी। अब की बार के बिहार चुनाव में बम्पर मतदान हुआ है और इस बम्पर मतदान ने सबको चौंका दिया है कि आखिर ये एक्स्ट्रा वोट जाने वाले कहां हैं। क्या ऐतिहासिक फैसला होगा, देखिए जरा विधानसभा की पूरी तस्वीर। सब मान्यगण कुर्सी पर बैठे हैं लगातार। अब की बार किसका बिहार सबके मन में सवाल है और बिहार विधानसभा में किसके खाते में कितनी सीट जाएंगी 243 में से, वो यहां पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हम जातिगत आधार पर भी इन नतीजों का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बिहार में जो आप देखेंगे, बिहार में जाति एक सत्य है। ये देखिए यहां आपको बहुमत का आंकड़ा दिखाई देगा। 243 में 122 का आंकड़ा पार करना है आपको। तो कौन से विधायक किस सीट पर होंगे, आपको ये सीटें रंग में रंगनी शुरू हो जाएंगी। एनडीए का रंग है केसरिया और आरजेडी का रंग है हरा, जनसुराज का रंग है येलो और अन्य का रंग है सफेद। तो ये सीटें जैसे जैसे रंगनी शुरू होंगी, रुझान आने के बाद ये कलरफुल पिक्चर आपको नजर आएगी। अगला ग्राफिक आपको दिखाते किस तरीके से। आप देखिए बिहार में सड़कों का जाल बना है और यहां पोस्टर के जरिए समझिए जरा, एनडीए, जनसुराज, अन्य और महागठबंधन, एक तरफ तेजस्वी तो दूसरी तरफ नीतीश। लगातार यहां पर रस्साकशी चलती रही। तेजस्वी ने लगातार निशाना बनाया नीतीश कुमार को, उनकी सेहत को, लेकिन नीतीश कुमार के मतदाता लगातार उनके चेहरे पर भरोसा करते रहे। जिस वक्त नीतीश कुमार को बीमार बताया जा रहा था, तो नीतीश कुमार ने जो 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुनावी सभा को संबोधित किया, उसने पासा पलट दिया। तस्वीर रही कि नीतीश अब की बार मैदान में टिके हुए हैं और उनके साथ टिकी हुई हैं उनकी महिला वोटर। यह चुनाव अब की बार देखना होगा कि क्या महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन वेलफेयर स्कीम और जो 10,000 की योजना है वो नीतीश के लिए बम्पर वोट्स का काम कर रही है, या फिर तेजस्वी की माई बहन योजना और रोजगार के आधार पर यह तस्वीर यहां खिंचकर आ रही है। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर के जरिए हम आपको कुछ देर में रुझान देना शुरू कर देंगे। अब से कुछ देर बाद जब मतपेटियां खुलनी शुरू होंगी तो रुझान आ जाएंगे और पहले 2 घंटे में आपको बिहार के 243 सीटों का वो खाका खिंचता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से कौन आगे कौन पीछे। इस तरीके से लगातार हम आपको ग्राफिक्स दिखाते रहेंगे। अब जरा रोमिता से बात कर लेते हैं। रोमिता, आप लगातार यहां बिहार चुनाव में करती रही, कौन कौन से मुद्दों की धमक आपने सुनी और कब लगा आपको कि कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं और कौन से नहीं?
देखिए, मिथिलांचल की बहुत सारी सीट्स मैंने कवर की, और जब मैं मिथिलांचल की सीट्स कवर कर रही थी तो शुरुआत मैंने दरभंगा से की। दरभंगा के अंदर भी 6 विधानसभा सीटें आती हैं, और इसमें कई शहरी सीट्स हैं, कई ग्रामीण सीट्स भी हैं, और जातीय समीकरण सीट्स पर काफ़ी काम करता है। अगर आप मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का था। लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए रोजगार के लिए वो अन्य राज्यों में लेकिन सवाल यह है कि रोजगार मुद्दा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी की वो धमक या खनक सुनाई दी जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि युवा अब की बार नीतीश कुमार को पलटने का मूड बना चुके हैं? जी हाँ, कई सीट्स पर जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव के वादे पर भरोसा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार हमने देख ली है, एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसे में कुछ लोग तेजस्वी को मौका देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार के अनुभव पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भरोसा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को 20 सालों में डेवलप किया है, जिस तरीके से बिहार की तस्वीर बदली है, आगे अगर मौका देते हैं तो ये तस्वीर और ज्यादा सुंदर हो सकती है, और इसलिए एक बार फिर से वो नीतीश कुमार को मौका देने की बात कर रहे हैं। दोनों तरफों के मुद्दे आपने सुन लिए। इन मुद्दों के आधार पर अब से कुछ देर बाद गणना जब शुरू होगी तो पता चलेगा कि किसके मुद्दों की धमक रही। लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति को नकारा नहीं जा सकता, और जो गोलबंदी और गठबंधन हुआ उसमें स्पष्ट दिखा कि जातीय आधार पर अपने पाले में करने की कोशिशें हैं। एनडीए में अब की बार एलजेपी को शामिल किया गया है, चिराग पासवान को शामिल किया गया है। वो चिराग पासवान जिन्होंने 2020 के चुनाव में यहां जेडीयू की संख्या को 43 तक पहुंचा दिया था, और उसी जेडीयू को आगे बढ़ाने के लिए अब की बार चिराग पासवान की अहम अग्नि परीक्षा है। जो 23 लाख वोट पिछली बार चिराग पासवान को मिले थे, अब उनका क्या होगा? क्या वो अपने ट्रांसफर कर पाएंगे? और यही वजह है कि छठ के मौके पर आपने नीतीश कुमार को आपको एलजेपी के चिराग पासवान के घर जाते हुए देखा होगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ कुशवाहा है, चिराग पासवान है, एनडीए है, एनडीए में बीजेपी का अगड़ा वोट है, तो पचपनिया का वोट नीतीश कुमार के साथ सटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं आरजेडी की तरफ से यादव है, मुस्लिम है, और यादव मुस्लिम के अलावा अब की बार तेजस्वी की तरफ से कोशिश की गई कि अपने इस जातीय दायरे को बढ़ाया जाए। कुशवाहा उम्मीदवार 22 मैदान में उतारे तो क्या उनका आशीर्वाद मिलेगा? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया गया, इस उम्मीद में कि मल्लाह वोटर अब की बार आरजेडी की तरफ आएंगे। तो ये सारी गोलबंदी हो चुकी है, और अब किसी भी वक्त वो आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे जिसका आपको इंतजार था।